वो महज 15 साल की थी जब उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो होलोकॉस्ट में मारे गए 60 लाख यहूदियों में से एक थी। एन फ्रैंक, जो कि एक यहूदी लड़की थी, उसने एक डायरी लिखी थी जो 20th सेंचुरी की सबसे महान किताबों में से एक मानी जाती है। उसकी ये डायरी नाजियों द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचारों का जीता जागता सबूत है। इस वीडियो में आप एन फ्रैंक के बारे में 21 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपको पता हो, सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 21। एन का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। जब एन 4 साल की थी तब जर्मनी पर नाजियों का कंट्रोल हो गया। नाजी यहूदियों पर जुल्म कर रहे थे। नाजियों से बचने के लिए फ्रैंक फैमिली जर्मनी छोड़कर नेदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में चली गई। लेकिन इसके बाद नाजियों ने नेदरलैंड पर हमला करके वहां भी अपना कब्जा कर लिया। नेदरलैंड में मौजूद सभी यहूदी वहां फंस चुके थे। नाजी यहूदियों को ढूंढ कर कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज रहे थे। नंबर 20। उस दौरान फ्रैंक फैमिली ने एम्स्टर्डम में ही छिपने का डिसाइड किया और वो एक बिल्डिंग के अंदर एक सीक्रेट अपार्टमेंट में छिप गए। उसी अपार्टमेंट को सीक्रेट एनेक्स कहा जाता है। सीक्रेट एनेक्स में फ्रैंक फैमिली के साथ 4 और यहूदी लोग छिपे हुए थे। नंबर 19। सीक्रेट एनेक्स में जाने के 24 दिन पहले ही एन 13 साल की हुई थी। उसके 13th बर्थडे के मौके पर उसके फादर ने उसे एक डायरी गिफ्ट की थी। इसके बाद 6 जुलाई 1942 को एन और उसकी फैमिली नाजियों के डर की वजह से सीक्रेट एनेक्स में छिप गए, जहां उन्होंने पूरे 2 साल और 35 दिन बिताए। इन्हीं 2 सालों के दौरान ही एन ने अपनी डायरी को लिखा था। नंबर 18। 4 अगस्त 1944 को नाजियों ने सीक्रेट एनेक्स में छिपी फ्रैंक फैमिली को ढूंढ लिया। नाजियों ने उनको एम्स्टर्डम से ओशविट्ज कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया। ओशविट्ज पहुंचने पर पुरुषों को तो महिलाओं और बच्चों से एकदम अलग कर दिया जाता था। सो एन के फादर ओटो फ्रैंक तो जल्दी ही अपनी फैमिली से अलग हो गए, लेकिन एन, उसकी बड़ी बहन मार्गो और उनकी मदर काफ़ी दिनों तक ओशविट्ज कंसंट्रेशन कैंप में इकट्ठे रहे। वहाँ उनसे काफ़ी भारी काम करवाया गया। थोड़े दिनों बाद एन और मार्गो को उनकी मदर से भी अलग कर दिया गया और दोनों सिस्टर्स को बर्गन बिल्सन कंसंट्रेशन कैंप में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहाँ दोनों की डेथ हुई। नंबर 17। आज तक पता नहीं चल पाया है कि वो कौन शख्स था जिसने एन की फैमिली के साथ विश्वासघात किया था। वो शख्स जानता था कि फ्रैंक फैमिली कहाँ छिपी है। उसी ने जर्मन अथॉरिटीज़ को उनके छिपे होने की खबर दी थी। नंबर 16। वह नाजी ऑफिसर जिसने एन और उसकी फैमिली को सीक्रेट एनेक्स से अरेस्ट किया था, उसका नाम कार्ल सिल्बरबोर था। जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया और एन की डायरी पब्लिश हो गई, तब बाद में कार्ल ने ये एडमिट किया था कि उसने भी एन की बुक खरीदी थी, इस आशा के साथ कि शायद उसका नाम भी एन ने अपनी डायरी में कहीं थोड़ा बहुत मेंशन किया हो। कार्ल को मायूस होना पड़ा। नंबर 15। जब कार्ल ने सीक्रेट एनेक्स पर रेड की, तब उसने फ्रैंक फैमिली का सारा कीमती सामान और पैसे वगैरह को जब्त कर लिया, लेकिन कुछ पेपर्स और नोटबुक्स वगैरह को गैर ज़रूरी समझते हुए ज़मीन पर फेंक दिया। उसमें एन की डायरी भी थी। बाद में जब एन की डायरी पब्लिश हुई तो एक रिपोर्टर ने कार्ल से पूछा कि क्या आपने एन की बुक पढ़ी है? तो कार्ल ने जवाब दिया, हाँ, मैंने हफ्ता भर पहले ही उसे ख़रीदा था। फिर रिपोर्टर ने कहा कि आप उसे पढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन सकते थे। इस पर कार्ल ने हंसते हुए जवाब दिया, काश मुझे उस डायरी को फ्लोर से उठा लेना चाहिए था। नंबर 14। जब शुरुआत में एन की डायरी पब्लिश हुई तो हज़ारों लोग नेदरलैंड में उन सीक्रेट रूम्स को देखने जाने लगे, जहां एन और उसकी फैमिली ने छिपकर अपने दिन बिताए थे। 1960 में उस पूरी बिल्डिंग को एक म्यूजियम के रूप में बदल दिया गया। अब उसे एन फ्रैंक हाउस कहा जाता है। आज हर साल उस म्यूजियम में लाखों विजिटर्स आते हैं। नंबर 13। एन की बड़ी बहन मार्गो फ्रैंक ने भी एक डायरी लिखी थी, लेकिन उसे कभी ढूंढा नहीं जा सका।
नंबर 12, वे सभी 8 लोग जो सीक्रेट एनेक्स में छिपे थे, उनमें से एन के फादर ओटो फ्रैंक ही अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो कंसंट्रेशन कैंप से जिंदा वापस लौटे। वापस लौटने पर ओटो को यह जानकारी मिली कि उनकी वाइफ और दोनों बेटियां मर चुकी हैं। नंबर 11, मीप गीस, जो फ्रैंक फैमिली की काफ़ी करीबी दोस्त थी। जब एन फ्रैंक और उसकी फैमिली सीक्रेट एनेक्स में छिपकर रह रहे थे, तब मीप अपनी जान को जोखिम में डालकर फ्रैंक फैमिली के लिए खाना और ज़रूरत का सामान लेकर आती थी। जब नाजियों ने फ्रैंक फैमिली को अरेस्ट कर लिया, तब बाद में मीप सीक्रेट एनेक्स आई और उसने वहाँ पड़ा सारा सामान रिकवर कर लिया। उसी में एन की डायरी भी थी। जब ओटो फ्रैंक कंसंट्रेशन कैंप से वापस लौटे, तब मीप ने एन की डायरी उनको सौंप दी। ओटो के दोस्तों ने उनको कन्विंस किया कि उन्हें अपनी बेटी की डायरी पब्लिश करनी चाहिए। ओटो ने ऐसा ही किया। नंबर 10, जब तक एन की डायरी मीप के पास रही, तब तक मीप ने उस डायरी का एक शब्द भी नहीं पढ़ा था। डायरी पब्लिश होने के बाद ही मीप ने उसे पढ़ा। बाद में मीप ने बताया कि अगर मैंने वो डायरी ओटो को देने से पहले पढ़ ली होती, तो मैंने उस डायरी को जला दिया होता, क्योंकि एन ने अपनी डायरी में मेरा, मेरे हस्बैंड का और उन सभी लोगों का जिक्र किया था जिन्होंने सीक्रेट एनेक्स में छिपे यहूदी लोगों की हेल्प की थी। मीप ने बताया कि इसकी वजह से नाजियों द्वारा हमें मृत्यु दंड दिया जा सकता था। नंबर 9, एन के फादर ओटो फ्रैंक ने एक बार पुरानी बातों को याद करते हुए ये बताया कि जब मीप ने मुझे वो डायरी दी थी, तो शुरुआत में मेरे लिए डायरी को पढ़ना बेहद मुश्किल हो रहा था। मैं कुछ ही पेज पढ़ पाता था, क्योंकि दुख भरी यादें मुझ पर हावी हो रही थी। एन की बातों को पढ़कर मुझे ये एहसास हुआ कि ये वही एन नहीं है जिसे मैं अपनी बेटी के रूप में जानता था। मेरे लिए ये एक रेवलेशन था। मुझे उस बच्ची के गहरे जज्बातों और विचारों का कोई अंदाज़ा नहीं था। ओटो ने आगे कहा कि एन की डायरी पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत कम जानते हैं। नंबर 8, वैसे तो एन की सैकड़ों फोटोग्राफ्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, लेकिन बात करें अगर एन की रियल फिल्म फुटेज की, तो सिर्फ एक ही छोटा सा फुटेज मौजूद है जिसमें महज 4 सेकंड्स के लिए एन नज़र आती हैं। ये छोटा सा फुटेज 1941 में रिकॉर्ड की गई एक साइलेंट फिल्म का हिस्सा है। इस फिल्म को एन के नेबर्स की शादी के लिए फिल्माया गया था। फुटेज में नज़र आता है कि एन सेकंड फ्लोर की विंडो से नए शादीशुदा कपल को देखने की कोशिश कर रही है। वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद उस शादीशुदा कपल ने यह फुटेज एन फ्रैंक म्यूजियम को सौंप दिया था। नंबर 7, नेल्सन मंडेला एक बार बता रहे थे कि जब वो जेल में थे, तब उन्होंने एन की डायरी पढ़ी थी और उससे उन्हें बड़ी हिम्मत और आशा मिली थी। 1994 में मंडेला को एन फ्रैंक फाउंडेशन की तरफ से ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया था। नंबर 6, ये माना जाता है कि एन की ये डायरी बाइबल के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है। यह दुनिया की सबसे फेमस डायरी है। इसे 70 से भी ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। नंबर 5, एक चीज़ जो हमें एन की डायरी से जानने को मिलती है वो ये कि एन के अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रिश्ते नहीं थे। उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। एन अपने फादर के ज़्यादा क्लोज थी, जबकि मार्गो अपनी माँ के ज़्यादा करीब थी। माँ और बेटी के बीच एक डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप होने के बावजूद भी एन की मदर के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक बेहद डिवोटेड मदर थी। आई विटनेसेस बताते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप के दिनों में उनकी मदर ने अपनी रोटी का आखिरी निवाला तक अपनी बेटियों के लिए बचाए रखा। एन की मदर की मृत्यु स्टारवेशन की वजह से हुई थी। नंबर 4, कंसंट्रेशन कैंप के दिनों में एन को अचानक राह चलते उसके 2 दोस्त मिल जाते हैं, नैनेट प्लिट्स और हना गोसलर। दोनों ही एन की स्कूल के दिनों की दोस्त थी। एन की फैंस के थ्रू उनसे बातचीत भी हुई। नैनेट और हना दोनों ने ही होलोकॉस्ट से सरवाइव किया था और आज वो 91 साल की हैं। नंबर 3, आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि कंसंट्रेशन कैंप में कब और किस दिन एन की मृत्यु हुई थी।
ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद फरवरी या मार्च में एन की मृत्यु हुई होगी। डच अथॉरिटीज़ का ये मानना है कि शायद मार्च के महीने के आखिरी दिनों में एन और मार्गो दोनों मर गई थी। मार्गो की मृत्यु एन से कुछ दिन पहले हो गई थी। दोनों की मृत्यु टाइफस की बीमारी की वजह से हुई थी। उस वक्त मार्गो 19 साल की थी और एन 15 साल की। नंबर 2, 15 अप्रैल को ब्रिटिश आर्मी ने बर्गन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप को लिबरेट करा दिया था। दुख की बात यह है कि वो कैंप लिबरेट कराए जाने के महज कुछ ही हफ्ते पहले एन की मृत्यु हुई थी। नंबर 1, एन एक जर्नलिस्ट और फेमस राइटर बनना चाहती थी। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ महान करना चाहती थी। 5 अप्रैल 1944 को अपनी डायरी में उसने लिखा था, मैं उन औरतों जैसा जीवन जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती जो अपना काम करती रह जाती हैं और भुलाती जाती हैं। मैं इस तरह का जीवन नहीं जीना चाहती जैसा कि ज़्यादातर लोग जीते हैं। मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहती हूँ जिससे दूसरे लोगों को फ़ायदा हो, उनको भी जिनसे मैं नहीं मिली। मैं मरने के बाद भी जीना चाहती हूँ। आज अगर एन ये देख पाए कि इतनी छोटी सी उम्र में उसने कितने लोगों को इंस्पायर किया है, तो शायद उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहे। एन, तुमने कर दिखाया। तुम हमेशा जिंदा रहोगी जैसा कि तुम चाहती थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।